नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जाने इसके पहले एक अहम खबर कोरोना से जुड़ी हुई। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर है। कोरोना टेस्ट को लेकर के आईसीएमआर की एक नई गाइडलाइन आई है और ये नई गाइडलाइन कहती है संक्रमित से संपर्क में आने पर टेस्ट जरूरी नहीं है। बुजुर्ग, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ही टेस्ट करवाएं। ये आईसीएमआर का नई गाइडलाइन के तहत कहना है। तो संक्रमित के संपर्क में आने पर आपको टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, ये आईसीएमआर का कहना है। गाइडलाइन के तहत बुजुर्ग हो, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, तभी आपको टेस्ट करवाना है। चलिए, खबर भोपाल से है। भोपाल से इस वक्त की एक अहम खबर। पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। विवाद सुलझाने के लिए पुलिस टीम गई थी और 3 युवकों ने आरक्षक एसआई पर ही अटैक कर दिया। ये जानलेवा हमला है। एक युवक से मारपीट कर रहे थे 3 आरोपी और इनके नाम बताए गए शैलेंद्र, नरेंद्र, अमृत। 2 आरोपी गिरफ्त में आ गए, 1 आरोपी फरार हो गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया था। क्या हो रहा है? बिलखिरिया थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। सत्येंद्र भदौरिया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। जी सत्येंद्र, बताएं क्या हुआ है? देखिए पुनीत, ये बिलखिरिया थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर 3 युवक जो है, एक दिनेश राजपूत करके युवक था, उसकी मारपीट कर रहे थे। मारपीट की शिकायत की जब सूचना बिलखिरिया थाना पुलिस को मिली, बिलखिरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर ये तीनों युवकों ने जो एएसआई हैं राजेश उइके और एक आरक्षक है, उन दोनों पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान जो है एक नरेंद्र नाम का जो आरोपी है वो वहां से मौके से भाग गया है। हालांकि पुलिस ने शैलेंद्र और अमृत नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं कि हमले के दौरान इन दोनों तीनों ने मिलकर जो आरक्षक है और जो एएसआई है उन पर दांत से काटने का प्रयास किया और उसके बाद जो नरेंद्र नाम का आरोपी है वो मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने ये जो तीनों आरोपी है, तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला जो है फरियादी दिनेश राजपूत की तरफ से और पुलिस की तरफ से शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। बता दें कि राजधानी में 3 दिन के अंदर ये चौथी घटना है जब पुलिस पर हमला या फिर खुलेआम तलवारें और जो खुलेआम जो मारपीट के वीडियो सामने आए हैं। लगातार जो घटना सामने आ रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो बदमाश है, बदमाशों को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा है। सरेआम जो है तलवारें लहरा रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल जो इस पूरे मामले की तफ्तीश में बिलखिरिया थाना पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो 3 में से 2 आरोपी पकड़े गए हैं और पुलिस जो इस विवाद को सुलझाने गई थी उसी के ऊपर जानलेवा अटैक किया था इन आरोपियों ने। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 2317 नए केस मिले। संक्रमण दर 3.4 पर पहुंच गई। हालांकि कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कोरोना केस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन हालात चिंताजनक नहीं हैं। आज से हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगना भी शुरू हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना और वैक्सीनेशन की स्थिति पर समीक्षा बैठक ली, जिसमें ये तय किया गया कि प्रदेश में भी कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। 8वीं तक के स्कूल बंद करने की मांग पर सीएम शिवराज ने कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। केस बढ़ रहे हैं लेकिन हालात चिंताजनक नहीं है। सरकार ने लोगों से भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। साथ ही इलाज के सभी इंतजाम होने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2317 नए प्रकरण, नए केस आए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में 3.4% हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 97.37 बनी हुई है। पूरे प्रदेश में 8,668 एक्टिव केस हैं। इधर देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी बूस्टर डोज लगने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स के साथ ही सीनियर सिटीजन्स ने वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में प्रोफेसर कॉलोनी स्थित सिविल डिस्पेंसरी पहुंचे, जहां उन्होंने बूस्टर डोज लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी काटजू अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया।
मुझे विश्वास है कि हमने ढंग से टीकाकरण का काम किया है। ये सावधानी, मास्क की, भीड़ भाड़ की अनावश्यक तीसरी लहर तो आ गई है, लेकिन उसकी भयानकता को हम रोक पाने में सफल हो पाएंगे। और इस समय यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, कोविड को हराना और इस महामारी पर हम विजय पाएं। इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, 60 अबव जो कोमॉर्बिडिटी है जिनको, उन लोगों को आज से प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं और लोग आ रहे हैं। आपके माध्यम से सभी जो पात्र नागरिक हैं उन सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं वो आकर वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने हालात पर पूरी नजर होने का दावा किया है। सरकार ने वैक्सीनेशन पर भी फोकस रखा है, साथ ही लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान जहां प्रशासन सभी से मास्क लगाने की अपील कर रहा है, तो मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर मास्क से परहेज करती ही नजर आने। मंत्री उषा ठाकुर खंडवा में अफसरों के साथ बैठक करने पहुंची थीं। इस दौरान वे मास्क की जगह गले में गमछा डाले रहीं। वहीं जब मीडिया चर्चा के दौरान उनसे मास्क नहीं पहनने को लेकर सवाल पूछता है, तो उन्होंने कुछ तल्ख लहजे में कहा कि तुम्हारे मास्क से मेरा गमछा 4 गुना मजबूत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे पिछले 30 सालों से सूर्योदय सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करती हैं, जिससे उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर ऐसे वायरल अटैक से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा गमछा तुम्हारे मास्क से 4 गुना मजबूत और स्वस्थ है ना। दूसरा, मेरी दैनिक दिनचर्या में मैं शुरू से, मैंने आज नहीं, कम से कम पिछले 30 सालों से सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ और ये मेरी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ऐसे जो वायरल अटैक है वो परेशान नहीं करते। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को दीमक बताया और कहा कि आरएसएस चुपके से नफरत फैलाने का काम करता है। दावा किया कि देश में अल्पसंख्यक कभी बहुसंख्यक नहीं बन पाएंगे, केवल भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि संघ में आतंकवाद और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने इसका प्रमाण होने का दावा किया। दिग्विजय ने यह भी कहा कि संघ में महिलाओं की इज्जत नहीं है, तभी तो संघ में महिलाएं नहीं हैं। दिग्विजय सिंह इंदौर में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। दिग्विजय के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे ही अनर्गल बयान देते हैं। आरएसएस सबसे पवित्र संगठन है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को दीमक बताया कि दीमक जिस तरह से गुपचुप तरीके से हमारी व्यवस्था को बिगाड़ती है, बर्बाद करती है, उसी तरह से आरएसएस भी चुपचाप तरीके से पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। आरएसएस को मैंने दीमक नहीं कहा है, उस चरित्र को कहा है। दिग्विजय सिंह जैसे जो लोग हैं उनको पता है कि मैं आरएसएस के खिलाफ बोलूंगा तो जरा मीडिया में हो सकता मेरा चेहरा आ जाएगा। तो उनकी ये जो देश विरोधी जमीन उनकी है वो आरएसएस के विचार के कारण से इस देश के अंदर खत्म हो गई। देखिए, इस देश की दीमक यदि है तो कांग्रेस, जिन्होंने आज़ादी के बाद से लगातार भ्रष्टाचार करके देश को खोखला किया है। भ्रष्टाचार समाप्त हुआ इस देश के अंदर, इन सब के चेहरे भी बेनकाब हुए और इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार की बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी उस भ्रष्टाचारी गैंग के एक सदस्य हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर के मध्य प्रदेश में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। ग्वालियर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बैठकर धरना दिया, जिसमें सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ कई बीजेपी नेता शामिल हुए। वहीं सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलबाग चौराहे से रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला बनाई। भोपाल के बोर्ड ऑफिस के बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास बीजेपी नेताओं ने धरना दिया, पंजाब सरकार पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही खंडवा में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाए। पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में भोपाल में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान घटना के विरोध में मध्य प्रदेश बीजेपी ने भोपाल के लिंक रोड पर करीब 2 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। इस मानव श्रृंखला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा समेत कई बड़े नेता कार्यकर्ता शामिल हुए।
बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में कांग्रेस के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री और पार्टी की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी की नीयत पर सवाल उठाए। देश की 130 करोड़ जनता भारत के अभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस केवल और केवल अपना अस्तित्व खोकर जिस प्रकार से आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो यही बोल सकते, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते। एनएसयूआई ने नूतन कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर आज जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से भी मुलाकात की। उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार प्रदेश स्तर पर निर्णय ले। एनएसयूआई ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय समेत मध्य प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने का हवाला देते हुए ये मांग की है। जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच छात्र कॉलेजों में ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए मजबूर हैं। जबलपुर के सेंट अलोशियस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस की परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमित और संदिग्ध छात्रों के साथ ऑफलाइन मोड पर ही इनको संचालित किया जा रहा है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए अलग से एग्जाम रूम की व्यवस्था की, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एमपी स्टूडेंट यूनियन ने आज ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग को लेकर सेंट अलोशियस कॉलेज का घेराव किया। यूनियन ने कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी दी कि अगर एग्जाम ऑनलाइन नहीं करवाए जाते तो उग्र आंदोलन होगा। सेंट एलोशियस कॉलेज में कोरोना संक्रमित छात्रों को भी ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए मजबूरन बुलाया गया है, जिसको लेकर आज एमपी स्टूडेंट यूनियन ने ज्ञापन देकर प्रिंसिपल महोदय को चेताया है कि ऑफलाइन परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए और शासन के आदेश तक परीक्षाओं को आयोजन बंद किया जाए। आगामी 24 घंटे के भीतर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो कल उग्र आंदोलन इसी प्रशासन के द्वारा, इसी महाविद्यालय प्रशासन में एमपी स्टूडेंट यूनियन करेगी। सरकार ने कहा है ऑफलाइन एग्जामिनेशन करवाने के लिए, इसलिए मैं पहले क्या है 4 तारीख के लिए एग्जामिनेशन करने के लिए मैंने घोषित किया था। उसके बाद छात्रों से मैंने निवेदन किया है, उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं किया है, इसके कारण छात्रों से पूछकर ही मैंने 10 तारीख निर्धारित किया है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 12 जनवरी को होने वाले दीक्षांत समारोह मुश्किल में पड़ सकता है। संक्रमण के बीच हो रहे दीक्षांत समारोह के खिलाफ एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया। समारोह को रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है और एनएसयूआई का कहना है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आरएसएस ने अपनी स्वातंत्र्य नाद कार्यक्रम को स्थगित किया। संसद खेल महोत्सव को रद्द किया गया ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके, लेकिन एक ओर विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना की बात कहते हुए 5 साल से नैक का निरीक्षण करवाने से कतरा रहा है, तो दूसरी तरफ दीक्षांत समारोह के जरिए छात्र छात्राओं की जान को खतरे में डालने से गुरेज नहीं कर रहा। एनएसयूआई का कहना है कि अगर समारोह स्थगित नहीं किया गया तो कार्यकर्ता राज्यपाल के सामने विरोध जताएंगे। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। तब कुलपति महोदय ये कहते हैं कि नेक की टीम का दौरा उन्होंने इस कारण से रद्द कर दिया कि कोरोना बढ़ रहा है, तो उसके बीच में राज्यपाल महोदय को बुलाकर यहाँ पे सैकड़ों कर्मचारियों, प्रोफेसरों और अधिकारियों और छात्रों की जान खतरे में डालने का क्या औचित्य है। हमारी ये मांग है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए। विश्वविद्यालय के द्वारा कोरोना संक्रमण के जितने भी उपाय हैं उसका किस प्रकार न बढ़े उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। उनका जो है ज्ञापन ले लिए हैं और उसके अनुसार क्या नियमानुसार हो सकता है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए हम संपूर्ण नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून बने 1 साल हो गया और इस 1 साल में प्रदेश में 65 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें 107 आरोपी बने। सबसे ज्यादा मामले लव जिहाद के ही दर्ज हुए। इंदौर टॉप पर है, राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस कानून के तहत दर्ज हुए मुकदमों में पुलिस की जांच पर ही सवाल उठे। गवाह और सबूत की चुनौती के चलते पुलिस ठीक तरीके से जांच नहीं कर पाई, लिहाजा 35 से ज्यादा आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए बने धर्म स्वातंत्र्य कानून को 1 साल हो चुका है। 9 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून को लागू किया था। इस कानून के तहत मध्य प्रदेश में 65 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा मामले लव जिहाद के हैं।
मध्य प्रदेश से पहले इस कानून को यूपी सरकार ने लागू किया था। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना। धर्म स्वतंत्र कानून लागू होने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन के कुल 65 मामले दर्ज किए गए, यानी हर महीने पहचान छिपाकर शादी करने के औसत 5 मामले सामने आए। 65 में से 56 मामले लव जिहाद के और 9 मामले धर्म परिवर्तन के हैं। इस कानून के तहत दर्ज 65 एफआईआर में 107 आरोपी बनाए गए। सबसे ज्यादा 15 एफआईआर इंदौर में हुई। दूसरे नंबर पर भोपाल रहा, जहां 7 मुकदमे दर्ज किए गए। कुल मामलों में 35 से ज्यादा आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं। 36 मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, वहीं 29 मामलों की जांच जारी है। निश्चित रूप से जो कानून जब से लागू हुआ है, जो लोग धोखा छल कपट के नाम से लव जिहाद करते थे, उनकी जगह जेल की सलाखें हैं। सख्त कानून होने की वजह से इन मामलों में कमी आई है। इस कानून के पालन में पुलिस के आगे सबसे बड़ी चुनौती है गवाह और सबूत, जिन्हें खोजना और जुटाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। गवाह या सबूत के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ पीड़िता और ज्यादा से ज्यादा उसके घर वालों के बयान होते हैं। लिहाजा सबूत और गवाह नहीं होने के चलते आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है। कानून के जानकार इसकी मिसाल भी देते हैं। न्यायालय को बताया कि जब ये घटना घटित हुई थी उस समय ये कानून वजूद में नहीं था, या पास नहीं हुआ था, या एप्लीकेबल नहीं था। इसलिए माननीय न्यायालय ने चार्ज पर ही 127 सीआरपीसी के अंतर्गत चार्ज पर बहस करने पर ही ये धारा को हटाकर डिस्चार्ज कर दिया था। बाकी शेष धाराओं में प्रकरण लंबित है। इस कानून के प्रस्ताव से लेकर लागू होने यहाँ तक कि अब तक सियासत हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए यह कानून बनाया था। कानून बनने के साल भर बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं मिल सका है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सख्त कानून की वजह से लव जिहाद के मामलों में कमी आई है। 1 साल होने के बाद एक भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो इस सरकार बता सके। चालान पेश नहीं हुए बहुत से मामलों में। इन्होंने केवल वाई लूटने के लिए, ध्यान बटाने के लिए ये एक प्रयोग किया था जो फेल हो गया। इस कानून का सख्ती से पालन इसके भी सुनिश्चित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो अपराधी इस तरह के मंसूबे लेके घूमते हैं, इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, उनके लिए जेल की सकीचें हैं। धर्म स्वतंत्र कानून को लेकर भले ही सियासत कभी खत्म ना हो, लेकिन इसे लाकर सरकार ने ऐसे लोगों के मन में खौफ तो पैदा किया ही है जो धर्म और नाम छिपाकर दूसरे धर्म के लड़कों को फांसते थे और बाद में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।